So the topic for today's webinar is classroom management, ensuring 21st century skills. So we as teachers, we always have to manage our classrooms. जो भी टीचर है यहाँ पे क्लासरूम मैनेजमेंट से रोज ही जूझ रहे होंगे, बट इसमें एक एडिशनल पॉइंट है इंश्योरिंग 21st सेंचुरी स्किल्स. तो हमें अपने क्लासरूम को मैनेज इस तरीके से करना है कि मैनेज तो आपने कर लिया, बट साथ में 21st सेंचुरी स्किल्स भी बच्चों में आप जागरूक कर पा रहे हैं. 21st सेंचुरी स्किल्स क्यों जरूरी है आज के क्लासरूम में? बिकॉज एनईपी हैज कम, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेज कि आपके साथ आप जो भी पढ़ाते हैं बच्चों को, उसके साथ जरूरी है कि बच्चों में कुछ स्किल जरूर डेवलप हो. आप चाहे उसको डिजिटली लिटरेट बनाएं, आप उसको एक लीडर बनाएं, आप उसको रोट लर्निंग से बाहर निकालें, किसी भी तरीके की चीज जो भी स्किल है, जो 3 तरीके के स्किल है, वो जरूर आपके क्लासरूम मैनेजमेंट का पार्ट होना चाहिए आफ्टर द कमिंग ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. इसीलिए 21st सेंचुरी स्किल का इतना इंपॉर्टेंस है आज के क्लासरूम मैनेजमेंट में. क्लासरूम तो हमेशा से टीचर्स मैनेज करते हैं, उनकी ड्यूटी है टू मैनेज द क्लासरूम, बट दिस एडिशनल थिंग दे विल इंश्योर कि वो 21st सेंचुरी स्किल भी बच्चों में जरूर डाल रहे हैं वाइल मैनेजिंग द क्लास. तो सबसे पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ classroom management. What is exactly classroom management? So आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा चैलेंज जो टीचर बेयर करते हैं वो है कि अपने क्लास को हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि क्लास में पॉपुलेशन भी कुछ कम नहीं होती है. 25, 40, 60 बच्चे हर क्लास में देखे जाते हैं. तो लार्ज नंबर्स की वजह से मैनेजमेंट में कभी कभी प्रॉब्लम आती है और टीचर्स के पास कभी कभी सफिशिएंट टीचिंग एड्स भी नहीं होते हैं जिसको वो इफेक्टिवली क्लासरूम मैनेज कर पाए. मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट, लैक ऑफ अटेंटिवनेस, लैक ऑफ एफर्ट, ये सारी चीज और एड ऑन करती है प्रॉब्लम में जिसमें आप क्लासरूम को मैनेज नहीं कर पाते हैं. तो क्लासरूम मैनेजमेंट में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम जानते हैं. आज के सेशन में हम उन स्ट्रैटेजीज एंड मेथडोलॉजीज के बारे में बात करेंगे जिससे आपको डेली लाइफ में किस तरीके के तरीके को अपनाना चाहिए जिससे आप क्लासरूम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकें, इंश्योरिंग कि बच्चों में 21st सेंचुरी स्किल्स भी आ सके. बच्चों को इतना ज़्यादा एडिक्शन है टीवी, मोबाइल और इंटरनेट का कि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के अब शिकार हो चुके हैं. उनको विद द क्लिक ऑफ अ बटन दे वांट टू गेट द रिजल्ट. तो ये रिजल्ट की वजह से बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो गया है. एफर्ट वो बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं. तो जनरली जो ये बातें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि ये इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग इसमें नहीं हो पाती है या फिर बहुत ज़्यादा हिंडर्ड रहती है. टीचर्स को पता है कि प्रॉब्लम ये सारी है कि बच्चे में एफर्ट करने की दिलचस्पी नहीं है या मोटिवेटेड नहीं है या अटेंशन स्पैन कम है, ये सारी चीज़ें जानते हैं. बट बहुत बार टीचर्स आर कंफ्यूज्ड कि इसके पीछे का सोर्स क्या है. क्या उनके अंदर कोई कमी है कि बच्चे की लर्निंग इफेक्टिव नहीं हो पा रही है, या बच्चे में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ी चली जा रही है. तो उनको सोर्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है वो आज हम इस सेशन में समझेंगे, और क्या क्या हम ट्रिक्स लगा सकते हैं, कैसे अपने क्लासरूम को हम फिजिकली और उसका क्लाइमेट हम कैसे बना सकते हैं कि आपका क्लासरूम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाए, इफेक्टिव टीचिंग हो और 21st सेंचुरी स्किल्स भी आपके बच्चों में आ जाए. वो क्लियर आइडिया आपको मिलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली यू शुड डू और कौन कौन से स्किल्स आप में होने चाहिए जिससे ये सारी चीज मुमकिन हो पाए. तो लेट्स गो विद द फर्स्ट स्लाइड. सबसे पहले हम समझेंगे कि क्लासरूम मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है. जो सीबीएसई जो एक डेफिनेशन देता है क्लासरूम मैनेजमेंट का, उसको हम ऐसे रीड आउट करते हैं. इट कैन बी डिफाइंड एज ऑल द थिंग्स दैट टीचर्स डू टू ऑर्गेनाइज स्टूडेंट्स, स्पेस, टाइम एंड मटीरियल्स सो दैट इंस्ट्रक्शन इन कंटेंट एंड स्टूडेंट लर्निंग कैन टेक प्लेस. हर वो चीज जो टीचर को ऑर्गेनाइज करनी है, चाहे वो फिजिकली क्लास को कैसे ऑर्गेनाइज करती है, छोटे हाइट के बच्चे आगे बैठेंगे, बड़े हाइट के बच्चे पीछे बैठेंगे, अगर क्लास में कोई स्पेशल चाइल्ड है तो वो बिल्कुल अप्रोचेबल होना चाहिए बच्चे के, जो नॉटी बच्चे हैं वो किधर बैठेंगे, जो बहुत हाईली स्टिमुलेटेड बच्चे हैं वो किधर बैठेंगे. तो एक फिजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको नजर रखना है क्लासरूम मैनेजमेंट में. स्पेस, एक फिजिकल स्पेस, आप मूव करना चाहते हैं, मूव कैसे करते हैं क्लास में, बच्चों में किस तरीके स्पेस है, अगर 2 बच्चे हैं जिनके आपस में नहीं बनती है तो वो स्पेस आप कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे. तो फिजिकल स्पेसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासरूम मैनेजमेंट में. टाइम,
टाइम है कि आप हर एक चीज को कैसे टाइम देंगे। किसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जब आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं, जो आप लेक्चर मेथड के थ्रू किसी लेसन को पढ़ा रहे हैं, उसमें आप कितने मिनट्स देंगे। उसके बाद बच्चे की तरफ से जो आंसर्स या क्वेश्चंस आएंगे उसको आप कितना टाइम देंगे। बच्चे असेसमेंट में आप उसको कितना टाइम देंगे। उसके बाद आप जब क्लास छोड़ के जाएंगे तो उस ट्रांजिशन पीरियड में क्या होगा। सो एवरीथिंग एवरीथिंग विल बी दैट इज पार्ट ऑफ इट, इज पार्ट ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पास क्या मटेरियल होगा। आपके पास बिल्कुल रेडीमेड मटेरियल होना चाहिए बिफोर यू इंटर द क्लास, कि कंटेंट क्या होगा, असेसमेंट कैसे होगा, एक्टिविटी क्या होगी, उसका कंटेंट आपके पास होना चाहिए, so that instruction in content and student learning can take place. So this is the definition of classroom management by CBSE. Now we will try to understand what classroom management is not. तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड में देखें तो दिमाग में हमेशा एक बात रहती है कि जिस क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है और सिर्फ टीचर की आवाज आती है, बच्चे बिल्कुल शांति से बैठे हों, जैसे ही टीचर इंटर करे सब गुड मॉर्निंग कहें, टीचर जैसे ही इशारा करे वो बैठ जाएं, एंड देयर इज एब्सोल्यूट डिसिप्लिन, फिजिकल डिसिप्लिन इन द क्लास, वो क्लासरूम मैनेज्ड है। सो इट इज नॉट, सीबीएसई सेज दिस इज नॉट क्लासरूम मैनेजमेंट। ओनली फिजिकल डिसिप्लिन इन द क्लास वेयर एवरीथिंग इज इन प्लेस इज नॉट क्लासरूम मैनेजमेंट। ये ट्रेडिशनल डिफिनेशन है क्लासरूम मैनेजमेंट का। टीचिंग लेसन्स इन द स्टाइल यू वांट टू टीच, आपका मूड आज जो है, आप जो चाहते हैं वो पढ़ाएंगे और बच्चे को वो सुनना पड़ेगा, दिस इज नॉट क्लासरूम मैनेजमेंट। आपको बच्चे के स्किल, बच्चे की नीड, बच्चे किस फेज में है, वो हर चीज को नजर में रखना है, एंड देन यू हैव टू डिजाइन अ लेसन। आपके बच्चे अगर बहुत ज्यादा अंडर स्टिमुलेटेड हैं तो आपको ऐसा कोई एक्टिविटी उनके लिए डिजाइन करना होगा जिससे वो स्टिमुलेटेड हो, उससे वो मोटिवेटेड हो। सो यू कैन नॉट जस्ट, my mindset will not determine the climate of the classroom. So ये दोनों चीज जो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं है, जो हमें लगता था कि क्लासरूम मैनेजमेंट का पार्ट है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट एक्चुअली में है क्या? क्लासरूम मैनेजमेंट इज इफेक्टिव डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमने बहुत बारी सुना है, क्या होता है जब बच्चा आप कुछ कह रहे हैं और वो चीज हो पा रही है सीमलेसली, दैट इज डिसिप्लिन। व्हाट इज इफेक्टिव डिसिप्लिन? इसमें एक एग्जांपल ये देते हैं कि अगर दो आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपकी क्लास जो है वो हिंडर हो रही है दो बच्चों के बीच की एक टसल से, अंदर में आपको समझ आ रहा है कि दो बच्चे दे आर नॉट ऑन गुड टर्म्स और वो लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं जिससे आपकी क्लास बिल्कुल डिस्टर्ब होगी। तो ट्रेडिशनल क्लासरूम मैनेजमेंट में एक टीचर क्या करेंगे ये आपको बताते हैं। उसमें ये करेंगे कि बच्चे को डांट देंगे कि लिसन आई एम टीचिंग, डोंट डिस्टर्ब द क्लास एंड एंड इट। तो बच्चे शांत होकर के बैठ जाएंगे। दूसरा क्या होगा, बहुत अगर हम इफ आई गो टू फार, हम सिटिंग अरेंजमेंट बच्चे की बदल देंगे कि एक बच्चा उधर बैठो, एक उधर बैठो, बात खत्म। बट इफेक्टिव डिसिप्लिन ये कहता है कि आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि रीजन क्या है। आई विल नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग द न्यूएंसेस एंड द इंटरसिटी ऑफ एवरीथिंग, बट आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये बार बार ये इरप्ट हो रहा है, ये इनडिसिप्लिन, और उसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमको देना है। वी विल प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम कि दोबारा ये प्रॉब्लम उत्पन्न ही ना हो, उसको हम लोग जड़ से करेंगे। हो सकता है कि दोनों को आपस में किसी पर्सनल रीजंस की वजह से कोई लड़ाई हो रही हो, किसी ने किसी की नोटबुक ले ली हो, किसी ने शार्पनर ले लिया हो, इसी तरह की बात बच्चों में होती है, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया हो। तो यू नीड टू कम अप विद अ सोल्यूशन कि दोबारा ये डिस्ट्रप्टिव मिसकंडक्ट क्लास में हो ही नहीं। इसलिए इफेक्टिव डिसिप्लिन, ऐसा एक डिसिप्लिन आपको करना है कि दोबारा रिअकर ना हो वो चीज। Next point is being prepared for class. You should be completely prepared कि आज क्या है। आज lecture method में I will spend 20 minutes. After that I will spend 10 minutes. You know what your lesson plan is. You are completely prepared for the class. You know you are well prepared with the question that might come to you. You are in full charge of taking the next step. Motivating students, everybody needs motivation. Every, you know, as science says कि जब आप motivated होते हैं तो आपके brain में दो तरीके के chemical secrete होते हैं, one is dopamine and the second one is serotonin. तो जब motivated होते हैं तो chemically हमारा mind ज़्यादा चीज़ को grasp करने की शक्ति रखता है।
तो आपको स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रखना है। आप मोटिवेटेड बहुत सारी तरीके हो सकते हैं। देयर वाज अ टीचर जो कि हमेशा एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल अपने हाथ में लेकर के स्कूल में एंटर करती थी व्हेन वी वर इन स्कूल। सो हमेशा वी वर मोटिवेटेड कि आज उनके टीएलएम में क्या होगा, आज वो क्या मैजिक क्लास में करने वाली हैं। तो आप हर हर टीचर अपने स्टूडेंट की टेंडेंसी को जानता है कि उसको क्या मोटिवेट करता है। तो टेक दैट इन माइंड एंड कीप द स्टूडेंट्स मोटिवेटेड। बहुत सारे क्लास में बच्चे को अप्रिसिएशन से बहुत मोटिवेशन मिलती है, रिवॉर्ड से मोटिवेशन मिलती है। सो वट एवर फ्लोट्स योर बोट, उस तरीके से आप बच्चों को मोटिवेटेड रखें, इससे क्लासरूम इजीली मैनेज्ड होता है। द फोर्थ पॉइंट इज इंक्रीजिंग एप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत बार क्लास में बच्चों को बैठने का तरीका नहीं पता होता है। दो बच्चे बैठे हुए हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। एक हो सकता है माइट बी पुटिंग हिज हैंड ऑन द अदर पर्सन्स शोल्डर। तो दीज आर नॉट एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो आप अपने क्लास के शुरुआत ही में जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो एक्सपेक्टेड है कि यू कैन नॉट शेक योर लेग्स, और अगर क्लास में अचानक से यू कैन नॉट स्टैंड, यू हैव टू रेज योर हैंड, जो भी एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो भी प्रोटोकॉल है, जो स्टूडेंट से एज अ टीचर आप डिमांड करते हैं, उनको ज़रूर पहले बता दें, ताकि वो क्लासरूम आपका मैनेज रहे और उस तरीके की प्रॉब्लम की वजह से आपकी टीचिंग हिंडर ना हो। तो वॉट एवर you think as a teacher you expect out of your classroom, and you जो appropriate हो कि बीच में अगर किसी बच्चे ने जवाब दिया तो पीछे से कोई हंसे नहीं, कोई sarcasm ना आ जाए, बुली ना हो। so you have to set a line कि जो आप क्लास में बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। जब आप ये चीज़ें अलाउ नहीं करेंगे तो क्लासरूम बहुत इजीली मैनेज होगा। प्रोवाइडिंग और क्रिएटिंग अ सेफ कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट। अब बिल्कुल एक सेफ कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। कोई भी बच्चा अगर फाइनेंशियली ख़राब बैकग्राउंड से आता है, या सोशली अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आता है, या ब्रोकन हाउस से आता है, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ उसका कंसर्न नहीं होना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए दैट आई एम सेफ इन दिस क्लासरूम। मेरे पर्सनल किसी भी प्रॉब्लम को यहाँ पे कुरेदा नहीं जाएगा। आई एम सेफ, आई द ओनली मोटो दैट आई एम सिटिंग इन दिस क्लास इज टू लर्न। इस तरीके का सेफ एनवायरनमेंट आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि बच्चे के माइंड में कोई भी मार्जिनलाइजेशन, बायस या प्रेजुडिस नहीं रहे अपने पर्सनल किसी प्रॉब्लम को लेकर के। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो हो कि दैट आई हैव टू लर्न। क्लास बिल्कुल कंफर्टेबल हो, कि एवरीबडी इज कंफर्टेबल एंड ओनली लर्निंग इज हैपनिंग। बिल्डिंग स्टूडेंट्स सेल्फ स्टीम। मेनी अ टाइम्स कुछ बच्चे जो होते हैं एक क्लास में रिपीट करते हैं, उनके मार्क्स कमाने की वजह से उनको क्लास में रिपीट कराना होता है। बहुत बारी ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे रिपीट करते हैं किसी पर्टिकुलर क्लास को, उनको बहुत हीन भावना से टीचर्स भी बिगिन कर देते हैं कि अच्छा और बहुत दे आर वेरी इनसेंसिटिव वाइल वी आर वेरी इनसेंसिटिव वाइल सेइंग कि ओ शी इज रिपीटिंग और ही इज रिपीटिंग, ही फेल्ड और समथिंग। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस वाइल यूजिंग दोज वोकैबुलरी। और अगर किसी ने फेल किया है तो उसको एक्स्ट्रा अटेंशन दे करके ये बताना है कि इट्स ओके टू फेल, इट्स ओके टू रिपीट अ क्लास, बट ये अच्छी है बात कि यू आर रिपीटिंग, और आपका बेस स्ट्रांग होगा। जो भी आपने डैमेज आपके एकेडमिक्स में हुआ है, देयर स्टिल टाइम टू हील इट, एंड यू कैन बाउंस बैक, एंड देयर इज ऑलवेज रूम, एंड फेलियर आर द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन आपको उनको देनी पड़ेगी। देयर इज नो वे कि हम लोग उनको मार्जिनलाइज करें जस्ट बिकॉज दे आर रिपीटिंग, और एनीबडी हु इज नॉट स्कोरिंग वेल उसको हम लोग किसी भी तरीके से डीमोटिवेट करें। हमको हमेशा बच्चे के सेल्फ स्टीम को बढ़ाते ही रहना है। डिपेंड करता है कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन या मिसकंडक्ट में है तो उसके साथ आप कैसे डील करेंगे, उसके साथ आप कैसी बातें करेंगे कि उसका सेल्फ स्टीम भी बिल्ड हो और वो कंट्रोल में भी रहे। दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बट हमेशा इंश्योर करना है कि आप अपने बच्चे के सेल्फ स्टीम को बढ़ाएं। उनको कभी भी किसी भी हालत में, चाहे वो कैसे भी हों, डीमोटिवेट करें कि उनका पढ़ाई के साथ डिटैचमेंट क्रिएट हो जाए, क्लासरूम में उनके आने का मन ना करे। दे शुड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड दैट देयर इज वन प्लेस दैट इज माय क्लासरूम वेयर आई कैन ऑलवेज गो एंड लर्न समथिंग। Classroom management is being creative and imaginative in daily lessons. This is what NEP is saying, that you put a lot of art integration. अगर कोई बच्चे को lecture method से नहीं समझ में आता है, maybe वो role play करके उस चीज़ को समझ जाएगा, maybe वो group discussion में वो समझ जाएगा, maybe वो experiential learning के through समझ जाएगा, art integration के through समझ जाएगा, formulas नहीं याद हो रहे हैं तो jingles में उसको डाल करके समझाना। make it very imaginative, make it very fun filled, and whatever you have set as the learning objective will be attained.
इंश्योरिंग द राइट क्लाइमेट फॉर लर्निंग टू अकर। राइट क्लाइमेट से फिजिकल क्लाइमेट तो बिल्कुल आपको देखना है कि प्रॉपर सनलाइट है, वेंटिलेटेड है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कैसे वेंटिलेशन हो रहा है, बैग जो है बहुत क्राउडेड तरीके से नहीं रखे हुए हैं, ऐसा नहीं हो कि रास्ता आपका हिंडर्ड हो कि आप उस बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या बच्चा आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आपको क्लाइमेट, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल क्लाइमेट को बिल्कुल सेट कर देना है अपने, ताकि सिर्फ और सिर्फ द ओनली टारगेट इज की लर्निंग एंड टीचिंग हो पाए। जो लास्ट पॉइंट है विच सीबीएसई सेज इज प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर लाइफ। बच्चों को बिल्कुल यू हैव टू गिव क्लैरिटी दैट यू वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर योर फ्यूचर। ये कोई आज टाइम पास नहीं हो रहा है कि आज ये लेसन पढ़ाया एंड यू गोइंग बैक होम। वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर लाइफ। सो जो भी चीज़ तुम्हारी क्लास में हो रही है, यू नीड टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। ये बच्चों को बिल्कुल क्लैरिटी आपको देनी है कि तुम जो यहाँ पढ़ोगे दैट विल बी अप्लाइड इन रियल लाइफ एंड दिस इज अ पायलट प्रोजेक्ट दैट इज गोइंग ऑन। दिस क्लासरूम इज अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर लाइफ। ये क्लैरिटी उनको बहुत अच्छे से देनी है ताकि बच्चे आपकी क्लास में रिस्पेक्टफुल हो टू द नॉलेज यू आर गिविंग एंड दे आर सपोर्टिव एंड दे लुक फॉरवर्ड एंड दे आर वेरी सीरियस अबाउट योर क्लास कि ये जो हम कर रहे हैं वो पूरी लाइफ का हमारा ज्ञान हमें मिल रहा है। तो दे नीड टू बी वेरी वेरी सीरियस। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे करना है उसका हमने आउटलाइन आपको दिया। पर्पस क्यों होता है, क्यों हमें क्लासरूम मैनेज करना है। बिल्कुल एक क्लास में सब बच्चे आके क्राउडेड वे में हो, इधर कोई बैठ जाए उधर कोई बैठ जाए, कोई क्लैरिटी नहीं है, बोर्ड इधर हो, ऐसा भी हो सकता है क्लासरूम। बट पर्पस क्या है क्लासरूम मैनेजमेंट का। क्लासरूम को अगर हम अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं तो हम क्या क्या पर्पस अटेन करते हैं ये बताते हैं। तो हमारा जैसे कि बताया कि सपोर्टिव एंड रिस्पेक्टफुल लर्निंग एनवायरनमेंट आपको करना है। जो भी बच्चा आपके क्लास में आ रहा है, हो सकता है कि ब्रोकन मैरिजेस से आया हो, जिसके फादर मदर साथ नहीं रहते हैं, हो सकता है कि एक पेरेंट नहीं है, या हो सकता है कि पेरेंट के पास पैसा नहीं है फी पे करने का, बच्चा हर टाइम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के बारे में सुनता रहता है, या फिर इमोशनली रैक है, या एनजाइटी का पेशेंट है। मेनी थिंग्स कैन बी देयर जो कि स्टूडेंट सफ़र करते हैं। अगर आप एज अ क्लास टीचर आपको हमेशा, या एज अ टीचर आपको हमेशा पता होगा कि एक क्लास में तरह तरह के प्रॉब्लम्स बच्चों को होते हैं। तो चाहे जैसा भी प्रॉब्लम हो, द किड्स शुड नो दैट देयर प्रॉब्लम्स दे आर रिस्पेक्टेड एंड दे आर सपोर्टेड एंड द ओनली थिंग दैट दे आर कमिंग इन द स्कूल इज टू गेट नॉलेज। सो ये बिल्कुल आपको क्लियर कर देना है कि पीछे का बैकग्राउंड जो भी हो, the teachers are there to respect and support you to create an environment जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ learning होगी and everything else is on the back seat. To promote the growth of students in terms of their personal, social and emotional selves. आप बच्चे को हाइजीन के बारे में सिखाते हैं, अच्छे खाने की क्या खाना चाहिए, गुड फूड क्या है, जंक फूड क्या है, ये सिखाते हैं। तो बच्चे का लाइफस्टाइल भी क्लासरूम में ही बनता है। तो पर्पस इसलिए है क्लासरूम मैनेजमेंट का कि बच्चे की जो भी लाइफस्टाइल होगी वो भी क्लासरूम से ही जनरेट होगी। जहाँ पे आप बच्चे को जो भी लेसन डिसेमिनेट करते हैं, अगर गुड डाइट पे है या हाइजीन पर है या फर्स्ट एड पर है, तो बच्चे का पर्सनल ग्रोथ हो, उसका सोशल ग्रोथ हो। फेस्टिवल्स के बारे में हम पढ़ाते हैं तो उनको पता होगा कि फेस्टिवल्स में उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, दैट दे हैव टू मीट देयर रिलेटिव्स एंड दे कैन नॉट बी ग्लूड टू देयर गैजेट्स एंड सोशल प्रोटोकॉल क्या है। अगर कोई बूढ़ा आदमी खड़ा है और वो बैठे हैं तो दे हैव टू ऑफर देयर सीट। जो भी सोशल प्रोटोकॉल, आइडियल सोशल प्रोटोकॉल है, उनको करना है, उनको अपने बड़ों की इज्जत करनी है, छोटों को प्यार देना है। इस तरीके की जो चीज़ है वो सब क्लासरूम का पार्ट है। इसीलिए हम लोगों को क्लासरूम को इस तरीके से मैनेज करना है कि इस तरह के स्किल्स भी बच्चों में डेवलप हो। जब बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे टीचर्स क्लास को रोटेशन बेसिस पे करते हैं। कुछ बच्चों का मन होता है कि आज हम फ्रंट सीट पे ना बैठे, आज हम कहीं बीच में बैठे या लास्ट सीट में बैठे। उस टाइम में जब उनको दे आर फोर्स्ड टू सिट ऑन द फर्स्ट बेंच और प्लेस वेयर दे डू नॉट वांट टू सिट, तो उनको इस प्रोसेस में समझ में आ जाता है कि मेनी या टाइम्स जो आपको चीज़ नहीं भी पसंद होगी वो भी करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक इन लाइफ, बहुत बार जो चीज़ हमें नहीं पसंद होती है वो भी हमें करनी होती है। तो वाइल यू आर मेकिंग देम सिट, जो बच्चे को नहीं पसंद है मेकिंग देम डू, तो उसको ये आप ज़रूर बताएं कि इन लाइफ ऑल्सो थिंग्स विल नॉट बी सर्व्ड इन अ प्लेटर और इन अ कंफर्ट जोन। तो जिस तरीके से आज तुम्हारा मन नहीं था फर्स्ट बेंच पे बैठने का, तुम्हें बीच में बैठना पड़ा या लास्ट में बैठना पड़ा, दिस इज बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर लाइफ, वी आर टीचिंग यू लाइफ स्किल्स जहाँ पे कंफर्ट जोन में और आपके मर्जी के मुताबिक हर चीज़ नहीं होगी।
to have excellent rapport with class and encouraging learners to have good rapport with each other. आपको बच्चे के साथ हमेशा excellent rapport establish करना है. बिल्कुल भी नहीं देखना है कि बच्चा किस रीजन से आ रहा है, किस कम्युनिटी से आ रहा है, किस रिलीजन से आ रहा है, किस फाइनेंशियल स्टेटस से आ रहा है, किस इमोशनल रेक से आ रहा है. आपको बिल्कुल भी वो नहीं देखना है. आपको उसके साथ नो मैटर वॉट एवर द प्रेजुडिस एंड बायसेस he's सफरिंग विद, आपको उसके साथ मॉड्यूलेशन, अपने इंटरनल मॉड्यूलेशन करके उसके साथ एक एक्सेलेंट रैपो बना करके रखना है, ताकि आपका क्लासरूम बिल्कुल सीमलेस चले. एंड इनकरेज लर्नर्स टू हैव गुड रैपो विथ ईच अदर. बहुत बार दो बच्चों की आपस में नहीं बनती है, उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, बट वी हैव टू टेल देम कि नो मैटर you disagree on many points with each other, but you have to respect each other. No matter आपके mindset में, आपके ideologies में बहुत difference है, but respect is inevitable in a classroom. You cannot disrespect, you cannot go personal. That climate you have to create. Even there are disagreements and conflicts, respect is inevitable in a classroom. To have motivated learners who participate readily and actively in different activities. बिल्कुल कोई भी आपने बोल दिया कि आज we have to do a group discussion, or we have to make it experiential, or we have to make it art integrated, तो बच्चे they are motivated because their only target is to learn. They look forward कि okay, today we are going to learn through art integration, today we are going to learn through experiential, we will be doing it, we are making something. तो उनके अंदर वो मोटिवेशन, वो फन क्रिएट करते रहना ही क्लासरूम मैनेजमेंट का पर्पस है. To inculcate positive attitude in students toward the subject area. Many a times, we are confronted with students जो बोलेंगे I hate maths, or I hate Hindi, or they will have a hatred for certain subject, or a very strong dislike for certain subject. तो आपको ये बताना है कि यू कैन नॉट हेट अ सब्जेक्ट. आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड बताना है. आप हमेशा कोशिश करेंगे कि गैमिफिकेशन के थ्रू आप बच्चे को, अगर कोई चीज़ उनको बहुत टफ लगती है मैथ्स में, तो मे बी देयर आर सो मेनी टॉयज दैट आर अवेलेबल जो उनके मैथ्स को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देता है. मेनी गेम्स आर अवेलेबल, मेनी एप्स आर अवेलेबल. तो आप उनको डिजिटली लिटरेट या डिजिटली न्यू चीज़ें से इंट्रोड्यूस करें, बट यू हैव टू मेक श्योर कि नन ऑफ योर स्टूडेंट दे से दैट दे हेट अ सर्टन सब्जेक्ट. Even if you're English teacher and somebody says I hate Hindi, make sure that they do not use such words for a subject. They might be finding it hard to do it in Hindi or in maths or any subject, but they should have a positive attitude towards it. I'm not very good in Hindi, but yeah, I'm trying. So that is our responsibility to inject a positive attitude in students towards all the subjects. This is what is the purpose of classroom management. The last is to make students more organized, not only in studies but in other course of life also. Obviously with classroom and with school organization comes, जहाँ पे बच्चे को एक पॉइंट पे स्कूल पहुंचना ही है, एक पॉइंट पे असेंबली में जाना ही है, फिर क्लासरूम में आना ही है, फिर लेक्चर सुनना ही है, उसके बाद कोई एक्टिविटी करनी है, फिर असेसमेंट करना है. तो दे आर इनटू दिस हैबिट इन दोस 12 years. दे आर इन अ हैबिट ऑफ फॉलोइंग अ पैटर्न. तो ये बिल्कुल ऐसे पायलट प्रोजेक्ट हमने जैसे कि बोला कि ये है, क्योंकि जैसे कि ज़िंदगी में वी कम अक्रॉस सो मेनी पीपल जो हमारे जैसे नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनकी माइंडसेट डिफरेंट होती है, आइडियोलॉजीज डिफरेंट होती है. तो सिमिलरली इन अ क्लास वो एक मिनिएचर लाइफ का पायलट प्रोजेक्ट है, जहाँ पर कि बच्चे जो होंगे दो बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे, बट दे को एग्जिस्ट इन अ ब्यूटिफुल वे, एंड some of them become best of friends, even though they come from very different backgrounds with very different mindset, but they become best friends. So बच्चों को हमेशा बताना है कि this is how life is, just like this classroom. You will come across many people who will be very different from you, but you have to coexist and respect each other despite having many disagreements, many conflicts. But this is how we work in real life. नाउ टीचर्स के लिए ये है कि आप कैसे मैनेज करेंगे अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को. सीबीएसई कहता है कि जब तक कि आप किसी के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं, तब तक लर्निंग बहुत अच्छी नहीं हो पाती है. ये टीचर्स ने भी फेस किया होगा. अगर आप बहुत डिटैच्ड होकर के अपने क्लासरूम से कोई लेसन पढ़ाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली दे विल टेक अंडरस्टैंड द चैप्टर इन अ वेरी ऑब्जेक्टिव वे. बट इफ यू हैव एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, देयर आर मेनी टीचर्स हु आर फेवरेट्स कि आई रियली लव दिस सब्जेक्ट बिकॉज रियली लाइक द टीचर. ये होता है. तो ये कैसे होता है, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हम कैसे बनाते हैं. बहुत से टीचर्स ये बोलते हैं कि वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने का तरीका क्या है. वी ट्राई, बट द स्टूडेंट्स दे आर नॉट कमिंग, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि कैसे होता है.
तो सबसे पहला है कि यू नीड टू, जस्ट फर्स्ट स्टेप है जिसके ऊपर सीबीएसई बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है, कि लर्न एंड यूज स्टूडेंट्स नेम. Many a times we teachers, while taking the attendance, we call roll number 1, roll number 2, roll number 3. So that is a big no no. Don't do that. उससे क्या होता है कि the kids, they do not feel a sense of, attachment with the teacher. Try to, any with adults also, if somebody takes our name, we instantly connect to that individual. So try to use and learn students name. It'll take a little time, but try to do it. Treat each student as individual. हर बच्चे को एक इंडिविजुअलिटी दीजिए. हर बच्चा यूनिक है, हर में किसी ना किसी में टैलेंट है. बहुत सारे बच्चे, हर बच्चे को आप एकेडमिक पैरामीटर्स पे नहीं नाप सकते हैं कि अगर बच्चा अच्छा नहीं है तो उसका नाम जानना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है. यू विल ऑलवेज सी अ पैटर्न कि जो बच्चे ब्राइट होते हैं, पढ़ने में तेज़ होते हैं, उनका नाम सबको याद रहता है. बट जो बच्चे थोड़े से पीछे होते हैं, कमतर होते हैं, उनका नाम और उनकी कोई पहचान ज़्यादा होती नहीं है. तो क्लासरूम मैनेजमेंट में ये बोला जाता है कि हर को एक पहचान दी जाए, उनको बस उनके एकेडमिक पैरामीटर्स पे जज ना किया जाए. अब जैसे कि यू कैन गिव एन इंडिविजुअल कि ओके, ही इज रोहन, ही इज अ गुड ओरेटर, और दिस इज रागिनी, शी इज अ गुड डांसर. तो व्हाइल यू आर टॉकिंग, दैट यू आर डेवलपिंग कॉन्फिडेंस इन देम, the teacher also identifies you through your talents. Oh yeah, I'm a dancer, or I'm an orator, or I'm a writer. She might not be a very good dancer, but she has that skill. And the moment they will seek, the teacher is identifying the skill in me, she finds me a little unique because of my dancing skills, they will try to hone it. This is how the psyche works. So बच्चों को ज़रूर अलग एक पहचान दें, और बच्चों के एक ज़रूर यूनिक टैलेंट को आप ट्रेस करें. दे माइट नॉट बी परफेक्ट इन इट, बट अगर थोड़ा सा भी इनके अंदर है तो आप इसको बार बार वो बता करके भी, उनको अवेयर करा करके भी उसको डेवलप करा सकते हैं. हैव प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट्स इन क्लास. हम लोग बहुत छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, बट जब, और बच्चों के साथ क्या होता है कि बच्चे, दे आर नॉट वेरी गुड एट आर्टिकुलेटिंग. जो वो फील करते हैं बहुत बार बोल नहीं पाते हैं, बट their eyes, they will say, tell you 1,000 stories. तो बहुत बार बच्चा कुछ और बात कह रहा है, बट जब बच्चे की आप नज़र आंखों में देखते हैं, दे टेल यू अ डिफरेंट स्टोरी. उसमें बहुत सारा फियर, हेजिटेशन, एंजाइटी, बहुत सारी चीज़ दिख सकती है. बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं, दे अपीयर टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, बट उनके आंख में बहुत ग्रिट और स्टील होता है. तो हैव प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट, बिकॉज यू विल कम टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू आई कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट्स इन क्लास. The next point is inject humor in the class or have sense of humor, but not based on sarcasm. ह्यूमर का मतलब ये नहीं है कि टीचर जो है क्लास में कोई जोक क्रैक करे, नॉट एट ऑल. बट ह्यूमर है टू सी लाइफ इन अ जोवियल वे, कि बच्चे को भी लगे द टीचर कहीं ना कहीं से उससे कनेक्ट करती है. हर इंसान को हंसना और हंसाने वाला बहुत पसंद होता है, और बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद होता है. तो जब भी कोई छोटा सा हेल्दी एक ह्यूमर आप ज़रूर क्रिएट करें, उससे क्लास में मज़ा जारी रहता है, और लर्निंग जो होती है वो अच्छी होती है. Try to avoid sarcasm. हम लोगों को लगता है we are acting very smart when we use sarcasm. Sarcasm is one thing that really hurts and injures an adult. तो बच्चे को तो sarcasm आप कभी भी बिल्कुल भी ना यूज करें, because that stays for a very very long time. It is carried to the adulthood also. और teachers की जो words of प्रेज इतना इम्पैक्ट करता है, तो आप सोचिए अगर बाय मिस्टेक यू यूज sarcasm, it will always stay. इफ यू लुक बैक, हमारे टीचर ने अगर हमें कभी सरकास्टिकली कुछ बोला होगा, इट ऑलवेज स्टेज, इट्स इवन देयर नाउ. सो बी वेरी पर्टिकुलर दैट यू डोंट यूज सरकाजम. ऑफर प्रेज टू स्टूडेंट्स फॉर वर्क वेल डन और पॉजिटिव बिहेवियर. बिल्कुल बच्चे को प्रेज करें, कि बहुत बार टीचर्स को लगता है अगर प्रेज करेंगे तो ये नेक्स्ट टाइम नहीं मोटिवेटेड होगा, बट विद किड्स इट्स डिफरेंट. प्रेज करने से बच्चे बेहतर ही काम करते हैं, और पॉजिटिव बिहेवियर, अगर थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट, ऑगमेंटेशन किसी ने दिखाया है और पॉजिटिविटी दिखाई है, डू प्रेज देम. इट विल ऑलवेज कम इन मेनी फोल्ड्स. बहुत सारे लेयर्स में वो बदलाव दिखने लगता है. तो प्रेज जरूर करें. अ पैट ऑन द शोल्डर वुड बी फाइन. आपको बिल्कुल उसके ऊपर बहुत लंबा कुछ नहीं करना है, बट इवन अ पैट ऑन द जस्ट गुड जॉब वुड वर्क फॉर देम. हैंडल डिसिप्लिन इश्यूज इंडिविजुअली एंड क्विकली. जहाँ भी डिसिप्लिन इश्यूज आता है, पूरे क्लास के सामने बच्चे को इंसल्ट करने की या पुल डाउन करके सबके सामने बताने की ज़रूरत नहीं है. आप अगर कोई इनडिसिप्लिन हो रहा है तो वाइल यू आर गिविंग अ लेक्चर एंड आपने कुछ ऑब्जर्व किया,
कि वहाँ पे कुछ indiscipline हुआ है, you can even, not even saying anything, you just say कि I will get back to you after the class, and this message will be given to the entire class that something has happened, that the teacher has warned. The entire class will be in complete discipline, and that child will also understand that I did something, but the teacher very respectfully has asked me to meet me after the class. She has protected me somewhere despite my misbehavior. तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो क्लासरूम मैनेजमेंट में बताई जाती हैं आपको पुल डाउन कर देंगे, जहाँ पे मोमेंट में ये लगेगा बच्चे को कि द टीचर हैज़ नॉट प्रोटेक्टेड मी और उसने पूरे क्लास के सामने मेरी इंसल्ट की है, वो डिफरेंट एक दे देता है। लेकिन जब आप ये करते हैं कि आई हैव forgiven you for your mistake but I will deal with this after the class, आपने कहीं ना कहीं उसको चेक भी कर लिया और उसको प्रोटेक्ट भी कर लिया, और क्विकली डिसिप्लिन का एक्शन लें, ये नहीं क्योंकि वो फिर रिपीट होगी और बच्चों को तुरंत मैसेज आ जाता है कि कोई इनडिसिप्लिन कर रहा है एंड टीचर इज इग्नोरिंग, तो वो बिल्कुल इन्फेक्शियस एक सर्कल की तरह पूरे क्लास में फैलता है एंड देन द क्लास बिकम्स लिटिल कॉम्प्लेसेंट, आराम हो जाता है उनको कि या वी कैन गेट ओवर दिस। सो ये एक है, manage the needs of all students in the class. Try to manage. Obviously it's consuming for a teacher to manage the needs of all the students in the class. This is an ideal situation, but yeah, by and large we can try our best to थोड़ा ही सा हमारा वर्ड्स जो हो जिससे हमारे सारे स्टूडेंट्स की नीड जो है वो हम पूरी कर पाए। किसी को ज़्यादा टाइम लगता है कोई कॉन्सेप्ट को समझने में, अगर किसी को कोई कॉन्सेप्ट, बहुत बार आप जब क्लास लीव करते हैं कुछ बच्चे आपके पीछे आते हैं उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आई होती है, सो यू कैन गो एन एक्स्ट्रा माइल एंड से कि व्हाई डोंट यू वॉच अ मूवी ऑन इट और व्हाई डोंट यू वॉच एडिशनल एजुकेशनल वीडियोज ऑन इट। तो आपकी जब थोड़ी सी भी डायरेक्शन देने से आपका क्लासरूम मैनेज होगा, वो प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगा क्योंकि आपने उनको गाइड कर दिया है, आपने उनके नीड्स को मैनेज करने का एक एफर्ट लिया है। एंड द नेक्स्ट डे व्हेन यू गेट बैक जस्ट आस्क वेदर यू वॉच दैट वीडियो और नॉट, इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू और नॉट, इफ इट्स नॉट क्लियर लेट who is clear with the concept, you can ask any student who is very clear on the concept you taught the last day and that child can peer tutor it. So this is a part of interpersonal कैसे आप बनाते हैं अपने क्लासरूम मैनेजमेंट में। ट्रांजिशन, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आता है इनडिसिप्लिन मिसकंडक्ट का और जो क्लासरूम मैनेजमेंट को जो सबसे खराब जो चीज़ करती है वो ट्रांजिशन है। What is transition? The interval between any two activities is a transition. The beginning and ending of periods are transition. जो भी अगर एक पीरियड से दूसरे पीरियड इंग्लिश खत्म हो गया, मैथ्स आने वाला है, तो वो जो ट्रांजिशन उसी में सबसे ज़्यादा बदमाशी अब बच्चे करते हैं, उसी में मिसकंडक्ट, इनडिसिप्लिन, मारा मारी सब उसी पीरियड उसी टाइम पर होती है ज़्यादातर। और इस तरीके के क्लासरूम के मैनेजमेंट ना होने की वजह से हमेशा लॉन्ग डिलेज हो जाते हैं। अब जो न्यू टीचर आती है उसको क्लास को मैनेज करने में, क्लासरूम को सेट करने में फॉर द इंटायर एक्टिविटी टाइम लग जाता है। सेवरल मैनेजमेंट कैन अकर एट दीज टाइम्स इंक्लूडिंग लॉन्ग डिलेज हो जाते हैं इसमें बिकॉज द क्लास इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द न्यू पीरियड before starting the next activity and a higher level of inappropriate or disruptive students behavior. सबसे ज़्यादा इसी पीरियड में आप देखते होंगे जब एक टीचर क्लास को छोड़ के जाती है और दूसरी टीचर आने वाली होती है, उस पीरियड में सबसे ज़्यादा क्लासरूम मिसमैनेजमेंट होता है। तो उसको हम लोग कैसे, ट्रांजिशन को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, इसके ऊपर देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं। Transition that are orderly and efficient and systemized and require little teacher's direction. ट्रांजिशन को आपको ऐसे बनाना है कि बिल्कुल जो ट्रांजिशन एक से हो रहा है, एक से दूसरी तरफ हो रहा है, वो बिल्कुल ऑर्डरली हो, पहले ही से आपको पता हो कि इस पीरियड में इन लोगों को क्या करना है, और जो टीचर है उसको मिनिमल प्रॉम्प्टिंग करनी पड़े इसके लिए। टीचर बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं ड्यूरिंग ट्रांजिशन में, ये बिल्कुल बच्चों को क्लियर होना चाहिए। स्टूडेंट की रेडीनेस होनी चाहिए कि उनको ये पीरियड एंड करना है और एक न्यू वन को बिगिन करना है। तो स्टूडेंट्स का रेडीनेस टू एंड अ करंट एक्टिविटी एंड टू बिगिन अ न्यू वन, उस पर उनकी क्लैरिटी होनी चाहिए। बच्चों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि उनसे इस ट्रांजिशन पीरियड में क्या क्या एक्सपेक्टेड है, और उनको हमेशा टीचर प्रॉम्प्ट नहीं करेगी कि दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। Students are aware of
are aware of their responsibility and don't have to ask questions about what to do. बार बार आपको बच्चे ये ना बोलें कि मैम आपके जाने के बाद हमें क्या करना है, आपको इतनी प्रॉम्प्टिंग करने का टाइम नहीं, आपको एक प्रोटोकॉल, एक प्रोसीजर ऐसा बना देना है कि उस ट्रांजिशन के पीरियड में बदमाशी ना हो, मिसकंडक्ट ना हो, लॉन्ग डिलेज ना हो. उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट जो है ट्रांजिशन के पीरियड में आइडियल ना बैठे. अब जो भी नेक्स्ट पीरियड आने वाला है, एवरीबडी नोज कि नेक्स्ट पीरियड क्या होने वाला है, उसके लिए आप प्री रीडिंग बोल सकते हैं कि यू जस्ट सिट एंड स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर दैट मैम इज अबाउट टू टीच, या फिर आप जो आपने जो जो पढ़ाया है उसके ऊपर आप कुछ एक्टिविटी दे के जा सकते हैं इन अ वे दैट द क्लासरूम इज मैनेज्ड ब्यूटिफुली, और उस ट्रांजिशन के पीरियड में मिसकंडक्ट होने की जरूरत नहीं है. जो भी ट्रांजिशन के पीरियड को संभाल लेता है, एक पीरियड से दूसरे पीरियड को जाने को, या एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी के शुरुआत में, वो अपने क्लासरूम को इफेक्टिवली मैनेज कर लेता है. नाउ वी विल बी कमिंग टू द क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल्स. क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल क्या होता है? हर टीचर का एक अपना स्टाइल होता है जिससे वो क्लासरूम को मैनेज करता है. तो यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे कि कौन किस कैटेगरी में फॉल करता है. तो जो मैनेजमेंट स्टाइल होता है वो 4 तरीके का होता है सीबीएसई के अनुसार. द अथॉरिटेरियन टीचर. तो अथॉरिटेरियन टीचर कौन होता है, ये आपको हम बताते हैं. अथॉरिटेरियन टीचर इज वन who establishes strict rules and regulation for students without giving reason for the rules and regulation. वो उसने बोला कि तुम्हें आज ये करना है, अब इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, आई हैव सेड दिस एंड यू हैव टू डू इट. सो बिल्कुल डिक्टेटोरियल एक रिलेशन होता है बच्चे के और क्लास के बीच में. ये ऐसे टीचर बिल्कुल स्विफ्ट ओबीडियंस चाहते हैं कि अगर हमने टीचर ने ये बात बोली, यू हैव टू सिट, सो यू हैव टू सिट, पुल आउट दिस बुक, पुल आउट दिस बुक. बिल्कुल मैकेनिकल एक रिलेशनशिप होता है अथॉरिटेरियन टीचर का बच्चों के साथ. उनको बिल्कुल क्विक ओबीडियंस चाहिए, और वो बच्चों के ऊपर बहुत कंट्रोलिंग होते हैं. उनमें बच्चे को गुंजाइश नहीं है कोई भी सवाल पूछने की, उनकी हिम्मत नहीं है. ये पहले के ज़माने में हुआ करता था जहाँ पे इस तरह का सिस्टम एग्जिस्ट करता था, और बच्चे बिल्कुल जो टीचर ने बोला वो करना है, बिल्कुल रोबोट्स की तरह एक रिलेशनशिप होता था कि जो टीचर ने बोला वही करना है. उसने खड़ा होना है, क्वेश्चन पूछने की कोई गुंजाइश नहीं है. टीचर की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है. अगर तुम रो रहे हो, आई एम नॉट बॉदर्ड. तुम हंस रहे हो, आई एम नॉट बॉदर्ड. हंसना अलाउड नहीं है, लेकिन रोने से तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ता. इमोशनल कोई भी मेरी तरफ से सपोर्ट तुमको नहीं मिलने वाला है. इफ यू आर डूइंग वेरी गुड, आई विल नेवर मोटिवेट यू. It's okay if you're doing good. It's okay if you're doing bad. I'm not interested in giving any kind of motivation and reward to you. वो ऐसे टीचर्स बहुत लाउडली बोलते हैं, इतना लाउड उनका वॉइस होता है कि उनके लाउड वॉइस से ही क्लास कंट्रोल हो जाता है, बिकॉज डिक्टेटर वाला बिल्कुल एटीट्यूड है. वो इतने लाउडली आपके क्लास को कंट्रोल करेंगे दैट द एंटायर क्लास इज इन प्लेस. वहाँ एब्सोल्यूट डिसिप्लिन होगा, बट दिस इज अथॉरिटेरियन टीचर. और क्वेश्चंस पूछने की तो कोई गुंजाइश बच्चे को हम देते नहीं है, और वार्मथ नहीं मिलती है बच्चे को. ये कोई भी कुछ भी किसी भी सिचुएशन से बच्चा आएगा, द टीचर विल नॉट गिव वार्मथ टू द चाइल्ड. सो ये एक है अथॉरिटेरियन टीचर. जो दूसरा है डेमोक्रेटिव एंड परमिसिव टीचर. ये भी बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो बिल्कुल डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, हर चीज को अलाउ करते हैं. ये बच्चों से ज्यादा डिमांड नहीं करते हैं कुछ भी. अच्छा, बच्चे ही बता देते हैं उनको कि आज ये वाला पढ़ना है, आज ये वाला नहीं पढ़ना है, आज ये पढ़ने का मन नहीं है, आज वो एब्सेंट है तो ये हो जाएगा. तो वो परमिसिव होते हैं टीचर्स. वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, बट लिमिट सेट नहीं कर पाते हैं बच्चों के लिए. बिल्कुल भी लिमिट सेट नहीं कर पाते हैं कि दिस इज इट. वो इतने फ्रेंडली हो जाते हैं कि वो लिमिट सेट करना भूल जाते हैं. अगर किसी ने डिसरप्टिव बिहेवियर भी किया तो बहुत उसको माइल्डली बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, मतलब डोंट डू दिस, बट देयर इज नो कंट्रोल in their instruction. And they are weak, they are soft spoken, and they reprimand or plead. They do not know how to even reprimand or plead. तो ऐसे जो टीचर्स होते हैं, they are loved by the students, but they have very low impact on the kids. वो मोटिवेट भी, they have very low motivation. बच्चे जो इस तरह के टीचर्स के क्लास में होते हैं उनको बहुत लाइफ में एम्बिशन नहीं होता है, उनके बस लोअर मोटिवेशन होता है. they will not try to attain because they can get away with everything. so उनका मोटिवेशन भी बहुत लो होता है इसमें. लर्निंग और बहुत मिनिमल होती है. they will enjoy the class but learning will not happen. so क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए ये सारे टीचर्स ठीक नहीं हैं. The other one is a detached teacher. The detached teacher कौन होता है? जो कि ना इधर वार्म दे सकता है ना डिमांड करता है,
और उसका बस एक टारगेट है कि हमारे पास ये नॉलेज है, दिस इज माय लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ये हमको बच्चे को आज डिलीवर कर देना है, दैट्स ऑल। देयर इज नो वार्मथ, देयर इज नो डिमांड। और बहुत बच्चों से कम डिमांड करते हैं, और बच्चों की लाइफ में, उनके सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। उनका एक होता है कि हमारा एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है एंड दिस इज व्हाट आई हैव टू डिसमिनेट एंड आई हैव टू गो अवे विद इट। क्लासरूम उसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो नहीं सकता है बिकॉज डिटैचमेंट है। बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, कोई खड़ा हो रहा है, कोई बैठ रहा है, दैट टीचर इज नॉट इंटरेस्टेड, जैसा भी चलता है चले, मेरा जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इसमें बच्चे को लगता है कि अगर टीचर ने पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया, अदरवाइज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें लर्निंग की। बच्चे टीचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते हैं। और इसमें ये होता है कि द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो विड्रॉन, स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है इन तरीके की चीज़ों में। The last one is the authoritative teacher. ये they will establish rules and regulation, but they will give reasons कि तो हमने ये rules and regulation establish किया है, transition में तुमको ये करना है, लंच ब्रेक में तुमको ये करना है, एक्टिविटी में ये करना है, बट उसके पीछे जरूर एक रीजन भी देते हैं कि क्यों करना है ये चीज। प्लेस कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट बट साइमल्टेनियसली इनकरेज इंडिपेंडेंस, बच्चों को कंट्रोल भी करते हैं बट एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंस भी देते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं बच्चों को, द अथॉरिटेटिव टीचर्स जो होते हैं। ऑफर अ पोलाइट बट फर्म रिप्रिमांड टू डिस्ट्रप्टिव स्टूडेंट्स इन द क्लास, पोलाइट भी होता है, प्यार से बोलना है, बट जो प्यार है उसमें फर्मनेस भी होती है वाइल रिप्रिमांडिंग द स्टूडेंट्स। क्लास में हेल्दी डिबेट की पूरी गुंजाइश है एक अथॉरिटेटिव टीचर के, और उनके क्लास में रिलेवेंट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, और उनके क्लासरूम हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है, ऑर्डरली रहता है, बिकॉज देयर इज अ रिलेशनशिप दैट हैज बीन स्टैब्लिश्ड इन द क्लासरूम। तो ये हमारे 4 तरीके के टीचर्स की स्टाइल होती हैं जो कि क्लासरूम मैनेजमेंट में अच्छी नहीं मानी जाती है। द ओनली थिंग दैट विल वर्क इज बीइंग अथॉरिटेटिव, जिसमें आप हर चीज को रैशनलाइज करते हैं बच्चों के हिसाब से। ना इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं जिससे क्लासरूम आपकी मैनेज हो जाएगी। हमने एक स्टाइल की बात की, बट आप अब हम बात करते हैं जो आइडियल स्टाइल है, जिसमें बिल्कुल आप जो जिस तरीके से क्लासरूम मैनेज करने का जो तरीका है, उसमें आपको क्या क्या ट्रेड्स होंगे अगर आपके अंदर, तो आपका क्लासरूम बहुत अच्छी तरीके से मैनेज होगा। सो द टीचर्स दे आर मास्टर ऑफ देयर मटेरियल, whatever material you have to disseminate, you are a complete master in that। आपको बिल्कुल महारत हासिल है कि क्या आपको पता है कि किस तरीके से क्लास में एंटर करना है, कब क्या कराना है, you are in complete control of the activities that you will take। they are well prepared and well organized, they are enthusiastic। जब तक टीचर में enthusiasm नहीं होगा, बच्चों में भी enthusiasm नहीं जाएगा। if a teacher is that teacher standing and roaming in the class और उसके लेक्चर में बहुत पावर है, तो ऑटोमेटिकली द क्लास विल ऑल्सो गेट enthusiastic, दैट इज सो इन्फेक्शियस, और क्लास में बिल्कुल डायनामिज्म आ जाता है। वार्म एंड अप्रोचेबल होना है, बच्चा कुछ पूछने के पहले डरे नहीं, उसको पता है कि द टीचर इज अप्रोचेबल। हाँ, ऑब्वियसली यू हैव टू बी फर्म ऑल्सो दैट नो नॉनसेंस हैपेंस इन द क्लास, बट अप्रोचेबल इज अ गुड साइन। दे आर अलर्ट एंड वॉचफुल, आपको अलर्ट और वॉचफुल जरूर होना है कि क्लास में किसी भी तरह का मिसकंडक्ट नहीं हो, बुली नहीं हो, कोई इंसल्ट नहीं हो, कोई सरकाजम नहीं हो, तो यू नीड टू बी वॉचफुल एंड अलर्ट। आपको क्लासरूम के कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि क्या होनी है। फर्म एंड रीजनेबल, फेयर एंड कंसिस्टेंट, एंड हैव क्लियर एंड वेल मॉडरेटेड स्पीच। बहुत ज़्यादा जो लाउड होते हैं टीचर्स, ये बोला जाता है साइकोलॉजी में कि जो बहुत लाउड टीचर्स होते हैं, जो बहुत ज़ोर से बोलते हैं, वो बहुत एग्जॉस्ट कर देते हैं बच्चे की एनर्जी को। तो एक क्लियर आवाज़ होनी चाहिए एंड वेल मॉडरेटेड, ताकि वो लेसन जो है वो बहुत एग्जॉस्टिव ना लगे, क्योंकि कंटेंट बहुत बार एग्जॉस्टिव होता है, और अगर उस पे से आपकी आवाज़ ही बहुत एग्जॉस्टिव हो जाए तो फिर इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम। सो नाउ व्हाट आर द 4 इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स। तो आज के दौर में जो हमारा जो आज का 21st सेंचुरी क्लासरूम है, उसको मैनेज करने के लिए हम क्या क्या ऐसी न्यू 21st सेंचुरी चीज़ें डाल सकते हैं, ये इसका सुझाव है यहाँ पे। यूज एजुकेशनल वीडियोस। अब एजुकेशनल वीडियोस क्यों दिखाना है? आप क्लास में एवरीबडी इज हैविंग व्हाट्सएप ग्रुप एंड ऑल, तो कोई भी कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आप जरूर एजुकेशनल वीडियोस बच्चों के साथ शेयर करें, या स्मार्ट क्लास में एजुकेशनल वीडियो जरूर उनको दिखाएं। क्योंकि एजुकेशनल वीडियो से क्या होता है, बच्चों का इंगेजमेंट का लेवल बहुत हाई हो जाता है, और
उनका लर्निंग एक्सपीरियंस ग्रेटली इनहैंस होता है, एजुकेशनल वीडियो से ग्रेटली इनहैंस होता है। साइकोलॉजी कहता है कि बच्चे जब एजुकेशनल वीडियो देखते हैं तो वो ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, मोटिवेटेड होते हैं और फोकस्ड होते हैं ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक। विजुअल जो कंटेंट जो भी होता है, जो बच्चे देखते हैं और सुनते नहीं हैं लेक्चर मेथड से, उससे मेमोरी इन्हांस होती है, मेमोरी नॉलेज जो होती है वो इन्हांस होती है। स्टूडेंट की जो एबिलिटी होती है टू रिटेन नॉलेज वो इन्हांस होती है, और एक्टिव लर्निंग होती है क्योंकि बच्चे डायरेक्टली वो देखता है। तो अब जैसे कि गांधी के ऊपर ही मूवी है, द इंटायर इंडियन इंडिपेंडेंस जो है, अगर आपने पढ़ा होगा और अगर आपने गांधी मूवी देखी होगी तो बिल्कुल क्लैरिटी आपको होगी। सब इसका एक बार 10th स्टैंडर्ड में आई ऑलवेज से कि एक चैप्टर है एन फ्रैंक, जहाँ पे एन फ्रैंक को होलोकॉस्ट में जाना पड़ा था, उसके पहले उसका छुपने का पीरियड है। तो एन फ्रैंक की अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन जर्मनी, और कैसे गेस्टापो यानी जर्मन पुलिस ने कैसे हंटिंग की थी ज्यूस की। वो मेरे लेक्चर से वो क्लैरिटी नहीं आ सकती है, लेकिन इफ आई वॉच एन एजुकेशनल वीडियो रिलेटेड टू इट तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन अगर आप सुनते हैं तो it these topics are very very exhaustive, but if you watch a movie related to it, if you watch an educational video related to it, तो आपको सारे मिसोलिनी कैसा लगता था, स्टालिन कैसे लगता है, लेनिन कैसा लगता है, you have an imagery and it remains for you for life. So educational videos जो है आज के 21st century के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। gone are those days of lecture method. सो इम्प्रूव क्लासरूम टेक्नोलॉजी स्कूली लेवल पे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, बट कॉलेज लेवल पे एक आपको ग्लिम्स इसकी ज़रा दे देते हैं, शायद आपके काम आ जाए। तो कंप्यूटर टैबलेट्स और डिजिटल कैमरास का ये है, तो जहाँ पे अगर किसी बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज सीखनी होती है या कुछ, तो स्काइप वगैरह का यूज़ होता है। लेकिन इसमें क्या है कि मिसयूज ज़्यादा होता है। तो वेन एवर यू आर मेकिंग समथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, जस्ट सी टू इट और मॉनिटर और आइडेंटिफाई ज़रूर करें कि कोई भी साइबर थ्रेट आपके स्कूल में ना आ जाए, क्योंकि एंड यू हैव टू सी कि आपके असाइनमेंट जो आपने दिया है उसी के लिए आपका टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इंटरैक्टिव लर्निंग। इंटरैक्टिव लर्निंग में क्या होता है, बच्चे बिल्कुल कोलैबोरेट करते हैं। जब भी आपने बच्चों को कोई भी चीज कोलैबोरेशन में दिया होगा, ग्रुप में बांटा होगा, दे विल ऑलवेज टेक एज टीम बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग तुरंत आ जाती है जीडी में। अगर आप कोई भी चीज को, एक क्लास को आपने 4 टाइप पार्ट में डिवाइड किया और उनको आपने कोई एक्टिविटी दी, तो ये सारे स्किल्स तो ऑटोमेटिकली उनको डेवलप हो जाते हैं। कॉम्पिटिशन हो जाता है कि इस ग्रुप से बेहतर हमें ग्रुप बनाना है। तो बच्चों को ज़रूर ब्रेक डाउन कीजिए स्मॉल ग्रुप्स में और उनको बोलिए कि जो हमने तुमको टॉपिक दिया उसके ऊपर खूब रिसर्च करो ऑनलाइन, और चार्ट आउट करो आइडियाज़ और वेज डिस्कस करो कि कैसे इस चैलेंज को हमको मीट करना है, और उनके वर्क को आप रिव्यू कीजिए। और ये भी देखिए कि तुमने अपने पीयर्स से क्या क्या लर्न किया। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट आइडिया टू शेयर। तो जब आप ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो जब ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली 50 तरह के स्किल वहीं क्लास में बैठे बैठे ही डेवलप हो जाते हैं। और जब बच्चे फ्रेंड्स से किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सुनते हैं तो वो ज़्यादा असर करता है रादर देन जब आप टीचर एज अ टीचर और उनको लेक्चर मेथड से बताते हैं। द अदर वन इज स्पेस लर्निंग वर्क्स। ये भी 21st सेंचुरी का एक टीचिंग क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक है, जिसमें यह इसमें बताया गया कि इसमें बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स बताए गए हैं। ये एक यूनिक लर्निंग मेथड है वेयर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड समरी ऑफ लेसन्स और कंटेंट इज रिपीटेड थ्राइस बाय स्टूडेंट्स। यहाँ पे ना 2 10 मिनट्स का ब्रेक दिया जाता है, और जो डिस्ट्रैक्टर एक्टिविटी, अब दो क्लास है जहाँ पे बहुत ही लोडेड कोई कंटेंट बताया जा रहा है, तो बीच में यू टेक देम कि चलो इस पीरियड में वी विल प्ले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से एक इंग्लिश का लेक्चर मेथड करते हैं, या इस 10 मिनट्स ब्रेक में चलो लेट्स गो फॉर फुटबॉल। तो बिल्कुल जो डिस्ट्रैक्टर एक्टिविटी जो होती है उसमें जो स्पेस जो लर्निंग है उसमें एक ऐसी एक्टिविटी करा देनी है बिफोर द टू लोडेड, इन बिटवीन द टू लोडेड लेक्चर्स, जो बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद है। तो जो डिस्ट्रैक्टर एक्टिविटी, जो स्पेस है बिटवीन टू लोडेड लेक्चर्स, उसमें उनकी उनकी फेवरेट चीज करा देनी है ताकि वो स्पेस्ड आउट लर्निंग में से इनहेंस हो। these are 21st century classroom management techniques. नेक्स्ट है, बहुत बार बहुत से टीचर्स को बहुत बड़ा क्लास हैंडल करने को मिल जाता है, तो इसमें एक चीज़ याद जो रखें कि आप क्लासरूम को स्मॉल फील करा सकते हैं साइकोलॉजिकली। बिल्डिंग द साइको सोशल एनवायरनमेंट कैसे आप करा सकते हैं, क्लासरूम अगर बहुत बड़ा है, यू नीड टू कीप मूविंग इन द क्लास सो दैट किड्स दे थिंक दे नो कि दैट दे आर बीइंग हर्ड, दैट दे आर बीइंग
heard, they are seen, और they can be approached. क्लासरूम, बड़े क्लासरूम में दिक्कत ये होती है कि बच्चे को एक बहुत सेफ्टी हो जाती है कि टीचर मेरे तक नहीं पहुंच पाएगी, तो यू नीड टू कीप मूविंग, ताकि बच्चे को ये साइकोलॉजिकल हो कि एनी टाइम द टीचर कैन फिजिकली अप्रोच मी। ये तो आपके तरफ से हो गया। उनकी तरफ से होना चाहिए कि वट एवर दे आर सेइंग इट्स बीइंग हर्ड बाय एवरीबडी, वट एवर whatever that the teacher has her eyes on that particular student, तो इसके लिए फिजिकली मूव करना बहुत जरूरी है। गेटिंग टू नो योर एक्टिविटी, जरूर बच्चे के बारे में जानने की कोशिश करें। इसीलिए सीबीएसई ने 9th और 10th में पोर्टफोलियो सिस्टम रखा है मैंडेटरी, जहाँ पे बच्चे के बारे में आपको सारी चीजें पता हो। अगर अगर आप ही सोचें कि आपके क्लास में कोई बच्चा जो है कि ब्रोकन होम से आया है, या पेरेंट की डेथ हो गई है, या फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से आ रहा है, अगर आपको ये बात पहले से पता होगी तो ऑब्वियसली आपका अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होगा उसके साथ। तो सिमिलरली आपके साथ भी, अगर हम लोग भी लाइफ में कभी कहीं जाते हैं एंड समबडी ट्रीट्स यू हार्शली, तो आपको लगता है कि काश इसको पता होता कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, तो ये मेरे साथ इतना हार्शली नहीं बिहेव करता। सेम इज, हम जब एडल्ट एज एन एडल्ट इतना एक्सपेक्ट करते हैं को एडल्ट से, तो बच्चे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे हार्शली नहीं बोला जाए, क्योंकि मे बी वी नीड दैट काइंड ऑफ सॉफ्टनेस एंड जेंटलनेस फ्रॉम अ टीचर से, तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड है। इसीलिए आप गेट टू नो एक्टिविटी जरूर करें, जैसे बच्चे किसी प्रॉब्लम से अगर जूझ रहे हैं तो आपको उसका आइडिया हो, सो दैट यू कैन सिमर योर सेल्फ डाउन, सो दैट यू कैन मॉड्यूलेट योर सेल्फ, यू मॉड्यूलेट योर वेज। नो योर स्टूडेंट्स बाय अलाउइंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। बिल्कुल, आप एक पीरियड, जरूरी नहीं कि वो कोई सब्जेक्ट का पीरियड हो, बट एक पीरियड जरूर रखें जहाँ पे बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करे। जब बच्चे को हम, हाँ, हर कोई अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, बहुत लोगों के पास वर्ड्स नहीं होते हैं, बहुत लोगों के पास करेज नहीं होता है, तो एक पीरियड जरूर आप रखें जहाँ पे ओपन कॉन्वर्सेशन हो पाए, ऑब्वियसली मर्यादा में, बट बच्चा एक्सप्रेस कर पाए, ताकि वो लाइफ लॉन्ग ये स्किल सीखे कि इट्स इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू एक्सप्रेस, आइदर इन राइटिंग, either by saying, there are many ways. Many people, they play very nicely, they sing very nicely, because they want to express. You should have that, आप उनको ये लीनियंसी दें जहाँ पे they know how to express। क्लासरूम में आपने जो भी रूल्स बनाए हैं कि मेरे आने पे ऐसा होना चाहिए, मेरे जाने पे ऐसा होना चाहिए, उसको रिविजिट करें। बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, वो भूल जाते हैं कुछ रूल्स को, तो उनको जरूर आप रिविजिट करें। बी अवेलेबल, आप बिल्कुल अपने बच्चों के लिए ना अवेलेबल हो। बच्चे को कभी ये ना लगे कि मेरी टीचर मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। डिफिकल्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप ज़रूर एड्रेस करें और एंटिसिपेट करें डिफिकल्टीज को। जो भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं और डिफिकल्टीज हैं उनको आप ज़रूर एक्नॉलेज करें, और जो फ्रीक्वेंटली जिसमें बच्चा फंसता है उस तरीके के क्वेश्चंस को आप हमेशा माइंड में रखें कि दीज आर द पॉइंट्स विद द किड्स दे गेट स्टक, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट। क्लास को अगर आपको फिजिकली मैनेज करना है तो बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग बहुत अंडरमाइन करते हैं, कि आपको फिजिकली रिमूव करना है अननेसेसरी फर्नीचर को, और बिल्कुल स्पेस होना चाहिए आपके आपके और स्टूडेंट के बीच में। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड आपका क्लास हो, बहुत ज़्यादा हेविली लोडेड क्लास हो, बिल्कुल अननेसेसरी, ताकि आपके और आपके बच्चे के बीच में अननेसेसरी किसी भी तरीके का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ना आ जाए। और बच्चों से बिल्कुल सलाह मांगी कि कैसे क्लासरूम को अरेंज करा जाए। बिल्कुल बच्चे आपको बेस्ट आइडिया देंगे कि स्पेशल चिल्ड्रन को किधर बैठाना है, नॉटी वालों को किधर बैठाना है, अंडर स्टिमुलेटेड को किधर बैठाना है। डू एवरीथिंग पॉसिबल टू गेट टू नो योर स्टूडेंट्स, एज आई हैव ऑलरेडी सेड। एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो होता है ना, वो विलिंगनेस पैदा करता है बच्चे में पार्टिसिपेट करने की, कि टीचर के साथ मेरा एक इंटरपर्सनल इक्वेशन है, तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, काम आपके क्लास में आपकी मैनेज करने में ईजी होता है। अपने क्लास में मूव करना इज वन सजेशन, आप बिल्कुल मूव करें, ये स्टूडेंट्स को एक्टिव रखता है, और जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक जो सोशल और फिजिकल डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। दे थिंक द टीचर कैन अप्रोच मी एंड आई कैन अप्रोच द टीचर। व्हेन द टीचर इज मूविंग एंड स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू चिल्ड्रन, दे फील दैट द टीचर इज अवेलेबल। दैट इज द इम्पैक्ट ऑन द साइकी ऑफ द किड्स। टीचर को नेचुरल होना है, कोई भी चीज फेक करने की जरूरत नहीं है। वट एवर यू आर, बी वेरी जेन्युइन। किड्स आर वेरी गुड एट रीडिंग योर वाइब्स। सो एक सजेशन है कि आप बिल्कुल बच्चों के साथ जेन्युइन रहें। जो फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स बच्चे को होती है, जो आप हमेशा एंटिसिपेट करते हैं कि ये प्रॉब्लम बच्चे को होती है, वो उसका एक रेडीमेड सोल्यूशन हमेशा अपने पास रखें, ताकि वो फ्यूचर में वो सेम मिस्टेक्स ना होती रहे। ठीक है, आपको अपने क्लास के बारे में अवेयर होना चाहिए। बहुत बार किसी किसी क्लास में बुलीज होते हैं, उनको आप, या फिर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ग्रुप बना करके किसी को तंग करते हैं। आपको अपने बारे में
अपने क्लास के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आप नोटिस करते हैं कि फील करते हैं कि कुछ रॉन्ग है, तो प्लीज़ आस्क स्टूडेंट्स और स्मॉल ग्रुप को बनाइए जो इसके ऊपर आपको ज़्यादा नॉलेज दे सकें कि आपके क्लास में क्या रॉन्ग है और कैसे आप पॉजिटिव डिसिप्लिन मिसबिहेवियर को डील करने के लिए डेवलप कर सकते हैं। क्वेश्चनाइज या डायग्नोस्टिक चेक्स आप ज़रूर रखें, जो आपको ये बताएगा कि आपका कंटेंट जो आपने पढ़ाया था वो बच्चे को कैसे डिलीवर हुआ है। और आइडेंटिफाई दो स्टूडेंट्स जिनको आपकी स्पेशल ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे जिनको आपकी स्पेशल ज़रूरत पड़ेगी, उनको आइडेंटिफाई करके उनका पोर्टफोलियो बना करके ऑलवेज कीप अ पीरियड जहाँ पे आप उनके स्पेशल अटेंशन दे पाएँ। 15 मिनट्स ये कहा जाता है कि हर इंसान का जो अटेंशन स्पैन होता है वो 15 मिनट का होता है। तो 15 मिनट का ही लेक्चर मेथड रखें, उसके बाद ज़रूर कोई एक्टिविटी करें जिसमें वो रोल प्ले कर पाए, जीडी कर पाए, आर्ट इंटीग्रेट कर पाए। 15 मिनट से ज़्यादा का आपका लेक्चर नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ उसके बाद आपके बच्चे लूज़ कर जाते हैं इंटरेस्ट। लेसन प्लान बिल्कुल होना चाहिए, जिससे बच्चे को शुरू से पता हो कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर हो। तो लेसन प्लान इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। बच्चों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर आज हम क्विज कर रहे हैं तो हम ये क्विज क्यों कर रहे हैं। तो आप हमेशा बताइए कि इस क्लास के बाद हम क्विज करेंगे या इस क्लास के बाद हम आर्ट इंटीग्रेटेड करेंगे, क्योंकि आई वांट दिस कॉन्सेप्ट टू बी क्लियर टू यू। सो किड्स शुड बी ऑन द सेम पेज, दे शुड हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि इफ अ टीचर इज डूइंग समथिंग, व्हाई इज शी डूइंग इट। और अगर बच्चों को दिक्कत आती है, बहुत सारे बच्चे को नहीं समझ आती है कोई चीज़, तो आप बिल्कुल एक विजुअल डिस्प्ले अपने बोर्ड पे पेंसिल से, ये चॉक बोर्ड से बना सकते हैं, जिसपे आप बताएं कि आज का जो क्लास है इट विल प्रोसीड लाइक दिस, दीज थिंग्स विल हैपन, सो दैट दे आर ऑन द सेम पेज कि ओके इफ दिस इज हैपनिंग, दिस इज व्हाई दिस इज हैपनिंग। बच्चों क्लासरूम मैनेजमेंट में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कभी भी बच्चे से क्वेश्चन आंसर पूछते हैं तो आप काउंट ऑफ 10 ज़रूर दें। बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी हाथ उठा लेते हैं, बहुत से बच्चे कुछ टाइम लगाते हैं। तो हमारा साइकोलॉजिकल रिसर्च कहते हैं कि हर बच्चे को कुछ टाइम लगता है टू प्रोसेस द करेक्ट आंसर। तो वो 10 ऑफ आप इंटरनली वो 10 काउंट्स करें और तभी आप बच्चे को चांस दें बोलने का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी हाथ उठाते हैं बट आंसर करेक्ट नहीं करते हैं, कुछ देर के बाद उठाते हैं बट दे आंसर करेक्टली। तो आंसर को स्ट्रक्चर करने का टाइम ज़रूर दें। पोर्टफोलियो की बात हमेशा कि बच्चे का पोर्टफोलियो आप ज़रूर बताएं, जिससे आपको उनकी नीड्स आइडेंटिफाई आप कर पाएं। जो भी आपने बच्चे को पढ़ाया है वो रियल लाइफ में वो अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। आप फीडबैक ज़रूर लें अपनी पढ़ाई का थ्रू असाइनमेंट्स एंड एग्जाम्स। और अपने कलीग्स हु आर डूइंग वेरी गुड इन देयर प्रोफेशन एंड whom यू लुक अप टू, उनके क्लास से ज़रूर इंस्पायर हो, उनके क्लास को ज़रूर आप जाके ऑब्जर्व करें कि व्हाट आर दे डूइंग दैट दे आर डूइंग सो नाइसली एंड दे आर वेरी फेमस कि ही इज़ द बेस्ट टीचर और शी इज़ द बेस्ट टीचर। ऑलवेज गो अहेड एंड गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम योर कलीग्स। I think this is my last slide. This is again a very important slide which I have kept in the last, कि आप बच्चों को ऑटोनॉमी ज़रूर दें। दिस इज 21st सेंचुरी स्किल में ये वाला स्लाइड विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बच्चों को ऑटोनॉमी बहुत दें। ये ऑटोनॉमी के 3 पार्ट्स हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चॉइस, जहाँ पे आप बच्चों से ज़रूर ऑटोनॉमी लें कि तुमको किधर बैठना है, किसके साथ बैठना है। मे बी आप उसको बाद में ब्यूटिफुली वायलेट कर दें, डिफाई कर दें, बट डू टेल देम कि दे हैव एन ऑटोनॉमी इन टेकिंग अ डिसीजन, जहाँ पे उनकी बात को भी सुनी जाती है। बहुत छोटी सी बात आप उनकी सुने, बट जब उनको लगता है दे आर बीइंग हर्ड, तो they will act more responsibility, they will take charge of the classroom and they will help you in managing the class beautifully. प्रोसीजरल चॉइस है, जहां पे आप बहुत छोटी सी कि तुम इस चैप्टर के बाद क्या, व्हाट होमवर्क डू यू वांट, सो यू कैन क्रिएट 5 होमवर्क एंड देन यू कैन आस्क कि व्हाट डू यू वांट। तो सम स्टूडेंट्स विल से दिस, सम स्टूडेंट्स विल से दैट, सो यू कैन मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ होमवर्क और उनको आप बताएं कि हमने तुमको वही होमवर्क दिया जो तुमने हमसे मांगा था। तो उनको लगेगा कि आई एम, ये मेरी ऑटोनॉमी है क्लास में। जब किसी भी चीज़ पे आप किसी को बोलने का या एडवाइस लेने का, एक सलाह देने का राइट देते हैं, तो क्लासरूम बेहतर मैनेज होती है, बिकॉज उनको लगता है कि द टीचर हैज़ गिवन मी ऑटोनॉमी टू डू समथिंग। द अदर वन इज कॉम्पिटेंस। इसमें यह है कि अगर आपने बच्चे को उसकी इंटेलिजेंस के लिए तारीफ कर दी कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो वो उससे बेहतर है कि आप हर बच्चे को उसके एफर्ट के लिए तारीफ करें। क्योंकि इसमें एक जो चीज़ है बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब भी हम लोग किसी को किसी के इंटेलिजेंस के लिए तारीफ करते हैं,
तो वो इंसान उसकी रिस्क दोबारा नहीं लेना चाहता है, वो सोचता है, वो रिस्क टेकर नहीं रहता है, उसको लगता है अगर हमने रिस्क लिया और हम गलत हो गए तो मेरी इंटेलिजेंस पे डाउट होगा, सो दैट चाइल्ड he keeps from expressing, or he controls himself from giving ideas or taking risk, क्योंकि उसको लगता है अगर हमने गलत आइडिया अब दे दिया तो जो मेरे को पहले कॉम्प्लीमेंट मिला था इंटेलिजेंस का वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसीलिए हर को एफर्ट के लिए आप जरूर दें कि नो मैटर इवन इफ यू फेल यू हैव डन अ वंडरफुल एफर्ट। तो टीचर्स की को ये सलाह है कि किसी के भी पर्सनल ट्रेट को ना कॉम्प्लीमेंट करते हुए या प्रेस करते हुए उसके एफर्ट को हमेशा प्रेस करें, इससे ज्यादा बेहतर काम वो आपको करके दिखाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेडनेस। इसमें है कि बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन योर किड्स। अगर आप उन बच्चों के ड्रीम्स में कि तुम इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर और यूट्यूबर आजकल बहुत चाहते हैं बच्चे बनना या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जानते हैं, तो बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड कि या आई कैन सी दैट यू कैन डू इट। जब यू सी समथिंग इन योर चाइल्ड एंड यू मेक दैट चाइल्ड बिलीव कि या दैट चाइल्ड हैज समथिंग इन देम, वो उनकी इनर वॉइस बन के चली आती है कि माई टीचर बिलीव दैट आई कैन बिकम दिस, तो वो उनकी इनर वॉइस बन के आती है। तो दैट्स ब्यूटिफुल कि बी genuinely interested in their dreams and aspirations. Be flexible. बहुत बार बहुत ज़्यादा rigid होने से कुछ नहीं चलता है। At times you need to be flexible, understand their needs, read their mind, and become slightly flexible in what you demand from them. Being gentle and lenient with them could help off rather than being too strict and adamant. It could be all right to change the rules once in a while. Once in a while आप rules बदल देते हैं, कोई बात नहीं है, रोज नहीं, लेकिन कभी कभी आपको flexible होना भी जरूरी है। And never give up on your students. Many a times we say he is a lost case, nothing can be done, so there's a big no to it. Never lose on your never give up on your students. Be positive and do not give on them. They will strive their best to meet your expectation, but if they fail, motivate them, encourage them to grow. ये एक next point है. The last point is relevance. The student needs an understanding of how learning the syllabus इज व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। उनको जरूर ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो भी आज के डेट में पढ़ रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। ये नहीं कि आज हमने पढ़ा, जैसे कि हमने सेशन के शुरुआत में ये बोला कि आज जो भी हम पढ़ रहे हैं, हम क्लास में जिस तरह से भी एक्टिविटी कर रहे हैं या जिस तरह से हमारे टीचर्स ने हमारे सिटिंग अरेंजमेंट किया है, ये हमें लाइफ लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर रहा है। उससे वो दे विल बी सीरियस, दे विल बी रिस्पेक्टफुल, दे विल नो कि अच्छा लाइफ को जीने का तरीका हमें क्लासरूम में सिखाया जा रहा है। इंजेक्ट कर दीजिए इनके माइंड में कि क्लासरूम मैनेजमेंट वो चीज है जहां पे बच्चे को हम लोग वी प्रिपेयर देम फॉर लाइफ। लॉ ऑफ एवरेजेस की बात है, इंपॉर्टेंस क्यों है क्लासरूम मैनेजमेंट का? क्योंकि ये लॉ ऑफ एवरेज स्टैब्लिश करता है, स्टैब्लिशेस एंड सस्टेन्स एन ऑर्डरली एनवायरनमेंट। बच्चा बहुत अमीर हो, बहुत गरीब हो, बहुत देखने में अच्छा हो ना अच्छा हो, लॉ ऑफ एवरेज सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा फ्रॉम द टीचर, सबको इक्वल चांस मिलेगा। तो एक लॉ ऑफ एवरेज आप स्टैब्लिश करते हैं क्लासरूम में, इसलिए ये ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, इसीलिए सब यूनिफॉर्म पहनते हैं, इसीलिए सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। मीनिंगफुल एकेडमिक लर्निंग होती है। अब जैसे कि आपने फर्स्ट एड सिखाया तो बच्चा फर्स्ट एड जाने, आपने अर्थ के बारे में सिखाया तो बच्चा अर्थ के क्रस्ट के बारे में जाने, अर्थ का क्या सिग्निफिकेंस है, वी लिव ऑन अर्थ, कौन सा ऐसा प्लानट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसके बारे में जाने। करेंसी सिस्टम आपने सिखाया है तो बच्चा इंडियन करेंसी, तमाम करेंसी को पहचाने। एडिशन सिखाया है तो ग्रोसरी स्टोर में जा करके सामान लेकर के आ पाए। तो बिल्कुल मीनिंगफुल एकेडमिक लर्निंग है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये। और नेगेटिव बिहेवियर आपका खत्म हो जाता है। कोई भी बहुत सारे बच्चों का जो नेगेटिविटी है क्लासरूम में एक इक्वल, जब उनको एक एटमोसफेयर मिलता है वेयर एवरीबडी इज ट्रीटेड अलाइक, बहुत सारी चीज़ें उनकी नेगेटिव, उनकी जो उनके अंदर उनको लगता है कि स्पेशल है, वो सारी चीज़ एक इस पे आ जाती है एंड देन रियलाइज कि दे आर अमंगस्ट दे आर वन ऑफ देम एंड देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट कि दे कैन गो एंड डू समथिंग एक्स्ट्रा एंड it will be forgiven. No, everybody is the same. The law of average is established in the class and improves economy of time as well as energy. सारे बच्चे साथ में पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की कंजर्वेशन होती है, टाइम की कंजर्वेशन होती है। आपको एक इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करना पड़ता है, आप 40 बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, तो इसीलिए क्लासरूम का मैनेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द लास्ट पॉइंट दैट इज वर्ड ऑफ विजडम, माई लास्ट स्लाइड इज दैट कि My number one goal at the end of the day is not that they know the rules and consequence. जरूरी नहीं है कि बच्चा सारा रूल्स जो आपने सेट किया है वो जाने, बट
जब वो आपके क्लास के बाद घर जाए, they should tell their parents that, oh my God, I have the best teacher. I have this awesome class and I think it's gonna be great. They don't care what you know until they know that you care. उनको अगर आपने ये फीलिंग दे दी कि आपकी टीचर आपका ख्याल रखेगी and there's an interpersonal connection and you know this teacher likes me and she's the best teacher, automatically आपका classroom manage होगा and whatever you have set for the class, it will be attained. there's no looking back. कि आपने एक बार इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर ली है बच्चे के साथ, तो आप अपने क्लास में कुछ भी स्टैब्लिश करना चाहेंगे, इट विल बी स्टैब्लिश. सो द थंब रूल इज कि वर्क ऑन द इमोशनल कोशेंट एंड योर क्लास विल बी टेकन केयर ऑफ एंड you will be creating 21st century leaders. Thank you so much. That's the end of my session.